हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में 30 से ज़्यादा हम प्रश्न को कवर करेंगे। एक बार जरूर पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। यूपी टेट के अकॉर्डिंग ए हिंदी का प्रैक्टिस सेट काफ़ी खास होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न हम देखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर बोलते हैं कि स्वर बोलते हैं कि व्यंजन बोलते हैं कि अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन बोलते हैं। आपको पता है ना, यहाँ पे सर्वप्रथम देखेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णों की संख्या 52 होती है, ये याद रखेगा। अगर आपसे कहे कि ये चीज़ें याद रखेंगे, 52 जो होती है ना, ये कैसे होती है दोस्तों? याद रखेंगे, ये होती है बोलने के आधार पर। इसको आप लोग याद रखेंगे, बोलने के आधार पर। अगर कहे कि लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या दोस्तों होती है 53। याद रखेंगे, एक नए वर्ण की उत्पत्ति हुई है जो ये पंजाबी भाषा का वर्ण है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, पंजाबी भाषा से लिया गया है। आपको याद रखना है स्वर कितने हैं दोस्तों? स्वरों की संख्या 11 है। व्यंजन कितने हैं दोस्तों? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये वर्ण होते हैं। वर्ण आपका दो प्रकार में बढ़ जाएगा, एक आपका स्वर में और एक आपका व्यंजन में। स्वर होंगे 11, व्यंजनों की संख्या मूल रूप से बताई गई है 41। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेगा। और स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। और इसके बाद एक होता है दोस्तों आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। इस तरह हम लोग तमाम चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वर्णों से एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यंजन क्या होते हैं? जैसे आपका क से लेकर अज्ञा तक के जो चीज़ें देखते हैं व्यंजन होते हैं। याद रखेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। वर्ण के बाद इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग व्यंजन बोलेंगे। कैसे? देखिएगा, जो क होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे क का निर्माण कैसे हुआ है? आधा क, और याद रखेंगे अ से हुआ है। तो याद रखेंगे दो से अधिक वर्णों से मेल को किस बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम व्यंजन बोलते हैं। दो से अधिक वर्णों के मेल से जो चीजें बनती है, जो वर्ण का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वो उसको हम व्यंजन बोलते हैं। राइट बात, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या हम देखेंगे कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। याद रखेंगे उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। इसके बाद संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। दोनों चीजें याद रखिए, सब चीजें याद रखिए। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आपका य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, आपका व हो गया। अब इसमें से देखिए, ग होगा नहीं, ज होगा नहीं, आपका व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह चीजों को आप लोग याद रखेंगे। स क्या है दोस्तों? तो स आपका उसमी व्यंजन है। आप लोगों को पता है ना, उसमी व्यंजन की संख्या 4 होती है। ए वाला स हो गया, ए वाला स हो गया, ए वाला स हो गया और ह हो गया, ये आपके उसमें व्यंजन कहलाते हैं। राइट बात, आपका व मैंने बता ही दिया। अब देखिएगा, जो आपका ज होता है ना, ये च वर्ग में आता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान पूछता है बहुत ज्यादा है, तालु से होता है। और ग जो आता है क वर्ग का है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? कंठ होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम बात करेंगे कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, वह कौन सा समास होता है? यहाँ पे देखिएगा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले पूछता है कि मूल रूप से समास की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि मूल रूप से जो समास होते हैं दोस्तों ना, मूल रूप से समास की संख्या 6 होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। अब देखिएगा, द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ पे आपका दोनों पद प्रधान हो। याद रखेंगे, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वहां पे आपका क्या होता है दोस्तों? आपका होता है द्वंद्व समास। याद रखेंगे, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। याद रखेंगे, इसमें तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है, तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक। और इसके बाद जो द्विगु समास होता है ना, द्विगु समास क्या होता है दोस्तों? ये संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में कारक या चिन्ह या विभक्ति का लोप होता है। याद रखेंगे, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो आपके तत्पुरुष समास होते हैं ना, इसी में पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद की क्या पद पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है, यही आपको बताना है। ऊष्म व्यंजन अभी बता दिए, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो आपके स, ह, ये क्या है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। आप लोगों को यही बताना है दोस्तों कि जब जहां कहीं भी दो शब्दों को जो शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे, दो शब्दों को जोड़ने का काम करे, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, उसे आप लोग क्या बोलिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों समुच्चय बोधक। क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंगुली का तद्भव क्या होगा दोस्तों। आपको मैंने कई बार चीजें बताई है, रटाया है दोस्तों। अंगुली का तद्भव जो होता है उंगली होता है, याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, समास किसे कहते हैं। समास की जब परिभाषा आपको बताया गया दोस्तों, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि दो शब्दों के मेल को समास बोलते हैं, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं दोस्तों, समास बोलते हैं। और अक्षर क्या होता है, वर्णों के मेल को बोलते हैं। याद रखेंगे, यहां कहीं भी वर्णों के अक्षर के मेल को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, संधि बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, हम लोग समास बोलेंगे। तो समास किसे बोलेंगे, तो समास जो होता है शब्दों के मेल को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्रिया विशेषण एक भेद है। याद रखेंगे दोस्तों, क्रिया विशेषण एक भेद है, अव्यय का, कि विशेषण का, कि निपात का, कि समापीपा का, किसका है दोस्तों, यही आपको बताना है। तो देखिएगा, क्रिया विशेषण एक भेद है किसका दोस्तों, तो अव्यय का। अव्यय होते क्या है, अव्यय वे शब्द होते हैं ना, याद रखेंगे, जो लिंग वचन के अनुसार कहीं भी कभी भी किसी परिस्थिति में, किसी कंडीशन में, किसी सिचुएशन में अपने जो अर्थ होते हैं या अपने लिंग वचन के अनुसार कभी बदलते नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जो गणेश शब्द है दोस्तों, इसका पर्यायवाची क्या होगा, सुधांशु होगा दोस्तों, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको पता है सुधांशु किसका पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रमा का है। ये चीजें याद रखना। कुबेर होगा, नहीं। गणेश का जो पर्यायवाची शब्द होता है एक दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ई लोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विपरीतार्थक का मतलब विलोम शब्द। ई लोक का क्या होता है दोस्तों, ई लोक का होता है परलोक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परलोक इसका होगा, बिल्कुल डी आपका सही हो जाएगा। उपकार का क्या होता है, अपकार होता है। बहुत चीजें कई कई बार पूछता है दोस्तों, याद रखना। आदि का भी कई बार पूछते हैं, आदि का क्या होता है दोस्तों, अंत होता है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये दोस्तों क्या है, लोकोक्ति है। याद रखेंगे, ये लोकोक्ति है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, जिस कार्य के लिए हम आए थे उस कार्य को भूल के हमने दूसरा कार्य करना स्टार्ट कर दिया। यही कहा है कि साधुओं की संगति छोड़ देना, ये होगा इसका आंसर। कि वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ये होगा। कि भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, कि गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। आपको बता दो दोस्तों, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा ना दोस्तों, याद रखेंगे, वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कि वंचित कार्य मतलब जिस कार्य के लिए हमने आया था, यहाँ पे जिस कार्य को करने के लिए हम आए थे उस कार्य को न करके हमने दूसरे कार्य में लीन हो गए। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से, याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। याद रखेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, राजीव नहीं है, कि आपका कुवलय नहीं है, कि जलद नहीं है, कि अंबुज नहीं है। कौन सा नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो जलद है ना, याद रखेंगे जलद, ये बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। और सभी राजीव, कुवलय, अंबुज सब क्या है दोस्तों, कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 13 नंबर की हम बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। याद रखेंगे, अव्यय क्या होते हैं, अव्यय जो होते हैं दोस्तों अपना निश्चित अर्थ नहीं बदलते हैं। याद रखेंगे, लिंग वचन के अनुसार ये कभी बदलते नहीं है या अपने अर्थ को बदलते नहीं है, एक्सचेंज नहीं करते हैं। याद रखेंगे, तो जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, कि निपात बोलते हैं, कि विकारी शब्द बोलते हैं, कि उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, इन शब्दों को निपात बोलते हैं। ये चीजें याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे।
चलिए 14 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन आपको बता ही दिए हैं, स स स ह, यही ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्या होते हैं, इनको हम लोग दंत व्यंजन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दंत व्यंजन का नाम देते हैं। और याद रखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धा व्यंजन बोलते हैं। याद रखेंगे मूर्धा व्यंजन, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। आगे देखते हैं, याद रखेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, तालु व्यंजन बोलते हैं। इसका उच्चारण जो होता है वह तालु से होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम से सही विकल्प चुनिए, उसे हम शास्त्री बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, व्याकरण बोलेंगे कि व्याकरणविद बोलेंगे, कि इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे दोस्तों, जब ये प्रश्न बना था तो बहुत से ऐसे प्यारे साथी होंगे जो व्याकरणविद को मारेंगे, लेकिन व्याकरणविद इस प्रश्न का बिल्कुल गलत आंसर है। याद रखेंगे जो व्याकरण जानता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा। उसको हम लोग व्याकरणविद नहीं बोलेंगे दोस्तों, उसे व्याकरण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वह कहाँ पे जुड़ते हैं या किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, कि सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, कि क्रिया के साथ, कि अव्यय के साथ। आपको बता दें कृदंत प्रत्यय जो होते हैं ना वह क्रिया के साथ जुड़ते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, युधिष्ठिर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, युधिष्ठिर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर हम प्रश्न की बात करेंगे, कमल के समान नयन में समास क्या होगा। आपको पता है ना कि जहां कहीं भी एक दूसरे से तुलना की जाए वहां पे कौन सा समास होता है, कमल के समान नयन, ठीक ना। और आपको पता है ना कि इसमें दोस्तों कर्म की प्रधानता पाई जाती है। तो जब ऐसे चीजें आपके सामने आए तो इसमें क्या होगा, तो कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें विशेषण और विशेष चीजें आ रही है, एक दूसरे की समान चीजें आ रही है और इसमें कर्म की प्रधानता पाई जा रही है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर हम प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है कि आंखों में गड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंखों में गड़ना, गौर से देखना होगा, कि मन में खटकना होगा, कि सहन न कर पाना होगा, कि वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा रखना, क्या होगा। तो आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना का मतलब क्या होता है दोस्तों, मन में खटकना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। याद रखेंगे उन्मूलन जो शब्द है ना, याद रखेंगे उन्मूलन शब्द नष्ट से है, याद रखेंगे खत्म होने से है। तो इसका अवमूल्यन होगा, कि विश्लेषण होगा, कि रोपण होगा। याद रखेंगे उन्मूलन का जो विलोम शब्द होगा और रोपण होगा। रोपण का मतलब है दोस्तों उस चीज़ों को उगाने से, और उन्मूलन का मतलब है दोस्तों चीज़ों को नष्ट करने से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अंत्याक्षरी, कि आपका पूजनी, कि आपका तदुपरांत, फिर कि आपका कवित्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग इसको देखिए, इसको कैसे लिखते हैं आप लोग याद रखेंगे। इसको हम लोग कवित्री लिखते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया, सही तो ए है, ठीक है। इसको तदुपरांत याद रखेंगे, तदुपरांत नहीं लिखते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं तदुपरांत। याद रखेंगे तदुपरांत, चीज सही तो ए है, ये चीज़ें याद रखेंगे। यहाँ पे देखेगा जो पूजनी है ना दोस्तों, हम लोग लिख देते हैं लेटर वगैरह में, लेकिन पूजनी ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको हम लोग लिखते हैं पूजनी। याद रखेंगे, ये बात सही है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखना। अंत्याक्षरी ऑप्शन नंबर ये आप लॉक करिएगा, यही आपका शुद्ध वर्तनी होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बंदर का तत्सम रूप क्या होगा। तो जो बंदर शब्द है ना, इसका तत्सम रूप मरकट होगा, कि आपका बानर होगा, कि आपका कपी होगा, कि आपका हरि होगा, क्या होगा यही आपको बताना है दोस्तों। तो बंदर का तत्सम शब्द वानर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं कि वाजाल, वाजाल जो शब्द देख रहे हैं दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यही आपको बताना है। शब्द है वाजाल, और वाजाल का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यह टूटेगा किसमें, वाक धन के जाल में। और आपको पता है इसमें कौन सी संधि होगी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। आपको पता है ना, यहाँ भी व्यंजन, यहाँ भी व्यंजन, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, व्यंजन संधि होगा। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट बात हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं कि बैठे से बैगार भली, याद रखेंगे बैठे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ क्या होगा? तो याद रखेंगे बेगारी। बेगारी का मतलब होता है कि कम पैसे में या बिल्कुल ना के बराबर में किसी का कार्य कर देना, याद रखेंगे। तो बैठे से बेगार भली का कहावत का अर्थ होगा बैगार की आदत होना, बैठे बैठे बेगार होती है, बैठे बैठे बेगार होती है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा होता है और बेगार की आदत न डालना। याद रखेंगे निरर्थक मतलब कि आप बिना कार्य किए हुए या चीज़ों को आपके पास कोई कार्य नहीं है, आप बेगार में बैठे हुए हैं, बेकार हैं आप, तो निरर्थक से कम लाभ का काम कर लीजिए कि मतलब आपको कोई काम नहीं है तो कुछ भी लाभ मिल रहा है तो आप उस चीज़ों को कर लीजिए। तो यही है दोस्तों कि बैठे से बेगार भली, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बैठने से अच्छा है कि कुछ भी कर लो, थोड़े से लाभ पर भी कोई कार्य कर लो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि य र ल व व्यंजनों को कहते हैं क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। याद रखना उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या पूछता है तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। आपका ढ और ढ हो गया। आपको एक बात बता दूं, क वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 5 होते हैं। आपका च वर्ग में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ट वर्ग में कितने होते हैं? 5 होते हैं। त वर्ग में कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। और आपका जो दोस्तों याद रखेंगे प वर्ग होता है, प वर्ग में कितने होते हैं? 5 होते हैं। और यही दोस्तों होते हैं आपके क्या दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। याद रखेंगे इन्हीं को क्या बोलते हैं प्यारे? इसी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको आप लोग याद रखेंगे। नासिक के व्यंजन की संख्या पूछे तो नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। याद रखें प्रत्येक वर्ग का पांचवां, जैसे कि अंग हो गया, वहां का अड़ हो गया, इसी तरह जो पांचवों होते हैं ना, इन्हीं को हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। याद रखेंगे, ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। उस व्यंजन दोस्तों आपके 4 होते हैं। याद रखेंगे अंत्यस्थ व्यंजन भी आपके कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा? यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे करपट का तद्भव शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे आपका कपट होगा कि कारपेट होगा कि कपूर होगा कि आपका कपड़ा होगा? तो याद रखेंगे करपट का तद्भव शब्द आपका कपड़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया मतलब एक सार्थक कार्य होना पाया जाए, उसमें होती है दोस्तों सकर्मक क्रिया। जैसे कि देखिएगा मंदाकिनी सोती है, सोना हो गया, रोना हो गया, ये सब सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल नहीं है। याद रखेंगे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी नहीं होगा। बालक खिलौने पाकर हंसना, हंसना रोना सोना, ये सब दोस्तों सकर्मक क्रिया नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे देखिएगा बालिका निबंध लिख रही है, मतलब कोई सार्थक कार्य कर रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? तो सकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। आगे देखते हैं नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यही बताना है दोस्तों कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का मतलब क्या होता है? अधिक समीप होना, थोड़ा तो बात सही है, अधिक प्रिय होना और कष्ट देना, पालतू होना। आपको बता दें नाक का बाल होने का जो सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखेंगे वह होगा आपका अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कवित्री का संशोधित रूप क्या होगा? यही आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे कवित्री, कवित्री का जो संशोधित रूप क्या होता है, यही आपको बताना है। और आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने बताया भी है कि जो आपकी कवित्री होती है वो शब्द कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से आपका कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? यही आपको बताना है। तो रात्रि का पर्यायवाची कौन नहीं होगा, यही आपको बताना है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और आपको देखिएगा रजनी, रजनी का मतलब क्या होता है? रात्रि का ही है। समीर, समीर का मतलब क्या होता है दोस्तों? समीर का मतलब वायु होता है। विभावरी का मतलब भी रात ही होता है। और याद रखेंगे निशी या आपका निशा का मतलब दोस्तों रात्रि ही होता है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो समीर नहीं होगा, यह वायु का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 31 नंबर हम प्रश्न की बात करेंगे। 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया बताना है। छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, हंसना तो दोस्तों ये अकर्मक क्रिया का है। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, बात तो सही है। छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं और मैं रोज टहलता हूँ। तो याद रखेंगे कोई कार्य होना अगर पाया जाए तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। और देखिएगा मैदान में दौड़ रहे हैं ना, तो दौड़ना आपका सकर्मक एग्जाम्पल नहीं होता है या अकर्मक होता है।
बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो मतलब यही दोस्तों इसका कर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, यही आपको बताना है। 32 नंबर के प्रश्न की हम बात करेंगे दोस्तों। तो अन्वय जो होता है ना दोस्तों, ये किस में टूटेगा, अनुधन के, याद रखेंगे अनुधन के अय में टूटेगा। और इसमें क्या होगी आपको पता होना चाहिए, स्वर संधि होगी। क्या होगा दोस्तों, स्वर संधि होगा। यहाँ पे उ है, यहाँ पे अ है, तो यहाँ पे आपका स्वर संधि हो जाएगा पहली बात। तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका कौन सही होगा, अनुधन के अय में। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट बात हो जाएगा। आगे देखते हैं, कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा। कलेजे पर सांप लौटना मतलब दुखी होना होगा, कि ईर्ष्या से जल उठना, कि दुश्मनी निकालना, कि दीनता प्रकट करना, क्या होगा यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखें, कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न की। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यथा रुचि में समास होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपका यथा रुचि में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, कि तत्पुरुष होगा, कि अव्ययी भाव होगा, कि आपका याद रखेंगे ये आपका समास होता है नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं, क्या होगा आपको यही बताना है दोस्तों। इसको ऐसे आप लोग रखिएगा क्योंकि यह मिस टाइपिंग है। यथा रुचि में कौन सा समास होगा, आपको बता दें जहां कहीं भी आपका उपसर्ग लगा हो, यथा धन रुचि में टूटेगा। रुचि के आगे यथा उपसर्ग लगा है, और जहां कहीं भी उपसर्ग चीजें मिल जाए वहां पे आपका अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बहु तत्पुरुष समास जो होता है ना, तत्पुरुष समास में कारक या विभक्ति का लोप होता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। याद रखेंगे तीसरा पद क्या होता है दोस्तों, तीसरा पद प्रधान होता है। आगे देखते हैं, यस्थावर, याद रखेंगे अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, आपका सचल होगा, कि चंचल होगा, कि आपका चेतन होगा, कि आपका जगम होगा, क्या होगा दोस्तों। तो याद रखेंगे अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, तो अस्थावर का विलोम शब्द आपका जगम होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन है, पड़ोसी है, क्या आपका गोधूम है, क्या आपका बहु है, क्या आपका शहीद है, इसमें से कौन सा है जिसमें आपका तत्सम शब्द है। याद रखेंगे सभी तद्भव ही हैं। आपका गोधूम दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी तत्सम शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए जाते हैं। याद रखेंगे आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, यही आपको बताना है। 37 नंबर हम प्रश्न की बात करेंगे। तो गुण संधि किस में होती है, आप देखेंगे हिमालय में गुण संधि है, नहीं दोस्तों। इत्यादि में नहीं है, आपका तल्लीन में है, नहीं है। आपका देवेंद्र हो गया, आपका मुनेन्द्र हो गया, सुरेश हो गया, दिनेश हो गया, देवधन इंद्र। और याद रखेंगे इसको जब देवेंद्र को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, देवधन के इंद्र में टूटेगा दोस्तों। और आपको पता है कि व से आपका क्या आएगा, अ आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, छोटी ई आएगा, और एक कन्वर्ट हो जाते हैं एनक वाला ए में, और यही होता है देवेंद्र, और देवेंद्र में होती है आपकी गुण संधि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो याद रखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं तो आपको बता दें दोस्तों, आपके भेद होते हैं। पहला तत्सम, सेकेंड नंबर का बात याद रखिएगा तद्भव, और इसके बाद थर्ड नंबर का बात करिएगा दोस्तों देशज, और इसके बाद फोर्थ नंबर का बात करिएगा विदेशज। क्या होते हैं दोस्तों, विदेशज जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, जो देसी भाषा से लिए जाते हैं, ये चीज़ों को याद रखेंगे। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्या बोलते हैं दोस्तों, यही आपको बताना है। तो संस्कृत के वे शब्द जिसको हम ज्यों का त्यों यूज में ले लेते हैं उसे हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से आपका यहाँ पे याद रखेंगे रूढ़ शब्द कौन सा है, यही आपको बताना है। रूढ़ शब्द कौन सा है यही आपके लिए बताना है दोस्तों, कि रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा होगा। वाचनालय होगा, कि आपका समतल होगा, कि आपका पशु होगा, कि आपका विद्यालय होगा, कौन सा होगा रूढ़ शब्द आपको बता दें। याद रखेंगे जो रूढ़ शब्द होगा वो पशु होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में आता है, यही आपको बताना है। जो परीक्षा है ना, परीक्षा तत्सम शब्द है, कि तद्भव है, कि विदेशज है, कि देशज है, क्या है दोस्तों आपको यही बताना है। आपको बता दें जो परीक्षा होता है ना, यह तत्सम शब्द का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं कि मजिस्ट्रेट जो आप शब्द देख रहे हैं दोस्तों, मजिस्ट्रेट शब्द है, ये तत्सम तद्भव देशज विदेशज क्या है जो इंपॉर्टेंट है, इसी को मैंने लिया है। तो जो मजिस्ट्रेट शब्द है यह विदेशी भाषा से लिया गया है, इसलिए कौन सा शब्द होगा, विदेशज शब्द होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सा शब्द है जो देशज है, मतलब देसी भाषाओं से लिया गया है। अग्नि है, नहीं दोस्तों। आपका प्रार्थना है, नहीं दोस्तों। यहाँ पे खेत है, नहीं दोस्तों। यहाँ पे देसी भाषा का शब्द लोटा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे वीडियो से विदा और देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा।